अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज सीधा आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे प्यारे दोस्त सहाफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप मोहम्मद रफ़ी हैं? अब हम आपका बयान सुनने आए जी। आपने, मेरा ख्याल है, मेरी बात जो है ना वो समझी नहीं है। भाई, रफ़ी साहब की आवाज़ तो बहुत प्यारी थी, बड़ी हसीन थी। मैं तो इतनी हसीन आवाज़ का मालिक नहीं हूँ। बहरहाल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के ज़रिए उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंग्लैंड जाने पर कहते थे कि ये वापस नहीं आएंगे। अब आपके सामने मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना मेडिकल चेकअप कराने के बाद सीधा वापस अपने मुल्क में आ गए हैं। इसलिए वो लोग जो ये कहते थे कि ये नहीं आएंगे, उन्हें डूब मरना चाहिए। अच्छा परवेज़ साहब, सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये बयान आपके वजीर मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वजीर आज़म 1.5 महीने से पहले नहीं आएंगे। जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा था ये 1.5 महीने से पहले। जी कहा था। उन्होंने कहा था कि 1.5 महीने। जी सर, बिल्कुल कहा था आपने साहब। अच्छा, चलें, अगर उन्होंने 1.5 महीना कहा था तो ठीक है। जो कहते थे कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, उन्हें तो डूब मरना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब को 1.5 महीने के हिसाब से 6 डुबकियां लगा लेनी चाहिए। एक हफ्ता तो रहे हैं वज़ीर आज़म साहब उधर, तो डुबकियां 5 ना कर लें? देखिए, अगर तो ख्वाजा साहब की डुबकियां लिख रहे हैं तो 5 भी ठीक हैं, और अगर आप अपनी लिख रहे हैं तो 5 के आगे 0 लगा लें। क्योंकि मेरा ख्याल है 50 डुबकियों में तो आपको थोड़ा सा कुछ होश आएगा। मिनिस्टर साहब पर्सनल हो रहे हैं। ये ऐसी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। आप फिर आपस में अपनी बात कर ले, मैं उतनी देर में सिगरेट पी आता हूं। सर बैठे सर, बस सवालों के जवाब दीजिए सर। आप तो उठ के जा रहे हैं। अब तो वजीर आजम साहब इंग्लैंड के दौरे के बाद वापस आ चुके हैं। ये पनामा लीग का ऊंट किस करवट बैठेगा सर? पहली बात तो ये है कि ये पनामा लीग का ऊंट नहीं, चूहा है। आप माशाल्लाह सरू का धोने की वजह से इस चूहे को ऊंट समझ रहे हैं। और ये जो चूहा है ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आया है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाक में दम किया हुआ है चूहों ने, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक चूहा इधर भी भेज दिया है। साहब, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ी हुई है, आप उसको चूहा कह रहे हैं? जी हाँ, ये ऐसा ही खतरनाक चूहा है जिसने सारी दुनिया को वक्त डाल दिया है। गो ये छोटा चूहा है मगर ये बड़ा खतरनाक है। और ऐसा होता है जैसे एक औरत जिसने बड़ी बड़ी मूंछों वाले खामंद को आगे लगाया होता है, वो इस छोटे से चूहे के डर से सबसे ऊपर वाली पौड़ी पे खड़ी होती है। जुनैद साहब, हम पौड़ी को सीढ़ी भी कह सकते हैं। सर जी, आपने पौड़ी लिखना या सीढ़ी? तो बेटा जी, तो सारा कुछ मेरे को नहीं पूछना है, तो अखबार छड़ के मेरे दफ्तर ही सीढ़ी लिख लें या पौड़ी, ये एक ही बात है। ओह सॉरी, मैं इस चैनल के सहाफी से माफी चाहता हूँ। जी सर, माफी, आपको माफ की। वो पुत्र है, तेरा चैनल है? जी सर जी। वो तेरे नाल तो तेरे चैनल दा माइक तगड़ा है। क्या कुछ खाया पिया करो, ऐसे ना करो। इनका सिर्फ नाम ठंडी न्यूज है, खबरें बहुत गर्म देता है ये चैनल। नहीं, हमारे सारे सहाफी भाई हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अभी चोइनू काट के, क्योंकि ये सारी अखबार मुझसे पूछ के लिखता है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इनका सहाफती तजर्बा 44 साल का है। अच्छा, और हर वजीर आजम के साथ हर गैर मुल्की दौरे में जाते हैं साहब जी। वो तेनू फेर नहीं कोई फर्क भी आ मगर इनकी शक्ल से लगता है कि सिर्फ गर्म मुल्कों में जाते हैं। बहरहाल, इस बारबेक्यू सहाफी की भी मैं इज्जत करता हूं। तो रही बात मेरे दोस्तों पनामा लीक्स की, तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है
जिसमें पीटीआई वाले अपने ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को ठोसने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस स्कैंडल का भी वही हशर होना है जो उस बंदे का हुआ था, जो एक बहुत ऊंची इमारत में खड़ा मंजर का नजारा ले रहा था। तो वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। उसे एकदम आवाज आई कि शकूर तेरा मुंडा छत तो डिग पे है। तो उसने एकदम छत से नीचे छलांग लगा दी। जब 30-35 मंजिलें वो नीचे आ गया तो उसे याद आया कि मेरा तो कोई लड़का ही नहीं है। 20-25 मंजिलें और नीचे आया तो उसे याद आया मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। और जमीन के साथ पड़ुच होने से कोई 5 सेकंड पहले उसे याद आया कि मेरा तो नाम भी शकूर है। सर ये पड़ुच क्या है? जिसे गलतुल आम में ठा कहते हैं। तो सर जी ठा लिखना या पड़ोच? अगर आप अपना लिखना चाहते हैं तो पड़ोच ही लिखें, और अगर शकूर का लिख रहे हैं तो ठा लिखें। ठा ही लिखते हैं जी, मुझे गिरने का कोई शौक नहीं। इसका मतलब है सर कि पनामा लीक और शकूर आप एक ही जैसा समझते हैं? देखें, आप घुमा फिरा के मुझे फिर पनामा लीक्स की तरफ ला रहे हैं। कारनामों का कोई जिक्र नहीं करता। खुदा के बंदो, हमारी हुकूमत के कारनामे भी बहुत हैं। ये जो हमने 2 दिन पहले छोटू गैंग जैसा मार का सरंजाम दिया है। परवेज साहब एक मिनट जरा ब्रेक लगा लें, उसमें आपका क्या कारनामा है? वो तो फौज ने सरंजाम दिया है। लो जी, मैनू कसम चुका लो, मैनू पता सी इस भाई ने आपका क्या क्रेडिट है उसमें? यार खुदा के आपकी पंजाब पुलिस को तो मार पड़ी है। जुनैद साहब, फौज हमारी है, हमारा अदारा है। हमारी हुकूमत ने फौज को वहां भेजा है। और आपको मालूम है कि फौज को लीड कौन कर रहा था? कौन? हमारा एमएनए तलाल चौधरी। तलाल वहां पे क्या कर रहा था? यार वो अगे अगे छोटू नू गालां कढ़दा जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद देखेंगे आपकी भेजी हुई दिलचस्प वीडियोस और तस्वीरें। अच्छा भाईजान, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम कहां खड़े हैं, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए तामीरात के हवाले से। जी दिखाएं जरा। ये मट्टी या रेत सिर्फ ऊपर पहुंचा रहे हैं। देखो, ये देखो आगे खड़े, वो बेलचों से उसे मजीद ऊपर पहुंचा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चन्न पे मिट्टी फेंकना चाहिए। शटोरियां बढ़ाते जाएंगे ना, फिर अखीर जाके चन्न के टोए शोए पदरे कर देंगे। बिल अगर चन्न वाली माई ने कहना है कि मिट्टी ना पाओ, मगर चौरी शुजात साहब नीचे खड़े होके कहते रहेंगे ना मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। चलो कह रहे हैं, जो बुजुर्ग होगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसकी बात मानी जाएगी। चलो बस फिर चौरी शुजात साहब की मानी जाएगी। क्योंकि चौरी साहब जब पहला इलेक्शन लड़े थे ना, तो ये चांद वाली माई का भी वोट नहीं था बड़ा। एक व्यूअर ने बड़ी फरमाइश के साथ वीडियो भेजी है, क्योंकि 2 दिन पहले चल चुकी है खबरों में, लेकिन उनका इसरार है कि जरूर शेयर करें। क्या वीडियो है? वीडियो ये है कि नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। एक खातून का स्टॉल है, वो गिराने के लिए पुलिस आई है, तो उस पे उसके पोते का एहतजाज देखो जरा। अच्छा जी, माँ जी का पोता एहतजाज कर रहा। देखो अच्छा, ये वो तेरा पड़ा, ये पुलिस वालों को मार रहा है। जलाल देखो बच्चे का, ओ, दलाइल भी दे रहा है। वो कह रहा है कि सही जगह पे शटाल लगाया दादी मेरी ने। हाँ, मेरी दादी के पास रजिस्ट्री भी है जगह। वो डांग ठाक ले आया। ओए होए होए होए, लवा तो आड़ी ऐसी नहीं तैसी। चलो जाके अपने आईजी को भेजो, मैंने नहीं सुननी की। बहुत क्यूट है यार। इससे साबित हुआ कि रोजगार किसी का भी छिने, वो कमजोर जितना मर्जी हो ताकतवर बन जाता है। बच्चों का जैकी चैन हुआ है। नहीं, उस बच्चे को बहुत गुस्सा ये भी आ रहा है ना कि यहाँ शटाल की कमाई से ही उसका फीडर बनना है। हाँ, ये जितना तगड़ा बच्चा माशाल्लाह, इसके फीडर में तो मलाई भी होगी, चीनी भी होगी। हाय हाय,
और देखो ये ना पुलिस वाले अपना काम छोड़ के उसकी वीडियो बनानी शुरू हो गई अपने अपने मोबाइल से। उन्होंने कहा भाई यार पुलिस मुकाबला हो रहा है, फिल्म जरूर होनी चाहिए और चल के शहबाज शरीफ साहब को दिखाएंगे कि देखे जी कितना जबरदस्त पुलिस मुकाबला किया छोटू गैंग के साथ। ये कुछ जापान फ्रांस का छोटू गैंग। अगली तस्वीर, बल्कि अगली तस्वीरें जो है चंद, ये मेरे प्यारे शहर उकाड़ा से है। हाँ, तस्वीरें भी प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। वाह। देखोगे तो जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। उकाड़ा में एक स्कूल है, इस्लामिया हाई स्कूल, न्यू कैंपस। अच्छा, उसके हेडमास्टर को फंड मिले तो हेडमास्टर साहब ने बजाय तालिब इल्मों के लगाने के उस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया, ये देखो। दिखाएं जी जरा, अल्लाह खैर करे हेडमास्टर साहब की। ये देखो, ये वॉशरूम्स हैं तालिब इल्मों के लिए। अच्छा, ठीक है, अब शुक्र अल्लाह का करो दरवाजे लगे हुए। अब दरवाजे कहाँ लगे हुए हैं यार, टूटे वो एक का नहीं ना लगा हुआ, ओपन एयर भी होना चाहिए। ये हेडमास्टर साहब का वॉशरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा है? अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ, ऐसा खूबसूरत वॉशरूम। उधर हेडमास्टर मलक रियाज बैरिया वाले। ये स्कूल का मंजर। अच्छा, और ये हेडमास्टर साहब के ऑफिस का मंजर। सारा फंड उन्होंने सही मायनों में फरोगे तालीम पे खर्च किया। बात अच्छी। नहीं, असल में होता ये है कि इस हेडमास्टर साहब को किसी बुजुर्ग ने कहा होगा कि जब तक कप्तान ना सॉलिड हो टीम वर्क नहीं कर सकता। तो उसको ये है कि चलो 8-10 साल में पहले मैं तो सॉलिड हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह स्कूल चल पड़ेगा। अच्छा जी, एक ट्रेन की वीडियो भी देखिए जरा। ओ तेरा पला, ये लाइमन इंडिया की ट्रेन और किसी गांव का कब्जा लेने जा रहे हैं। और देखो छत भरी हुई है पूरी बंदों के साथ। जब इतने लोग बैठे हैं गाड़ी के ऊपर तो गाना ही कर लेते, चल छैया छैया छैया। यार गौरी, ये पहले बताते जब ट्रेन उधर से चलनी थी तो छत पे मलाइका रोड़ा तो चढ़ा लेते। मेरा ख्याल जून जुलाई की वीडियो है ये। अंदर बैठे दिल घबराता है इसलिए छत पे चढ़ गए सारे। दिल नहीं घबराता, अंदर टीटी टिकट चेक करने आया है इसलिए ऊपर चले। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार जुनैद, ये जो कराची में वो पोलियो की टीम के साथ हिफाजत पे मामूर थे बेचारे पुलिस वाले, वो पुलिस की गाड़ी पे जो हमला किया है दहशत गर्दों ने, उससे वैसे तो हर बाशऊर आदमी शर्मसार हुआ है बेचारा। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ दे, दुख वाली और शर्मिंदगी वाली बात यह है कि उस गाड़ी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जो वीडियो बनाने के लिए। कहती हैं जी वो कैमरा खराब था। मुझे ये आज तक नहीं समझ आई कि करोड़ों रुपया जब ये लोग लगाते हैं, हमारे हुक्मरान किसी चीज पे कोई फैसिलिटी देते हैं या कोई अपनी को खूबी पैदा करते हैं, वो प्रोजेक्ट पैदा करते हैं, तो उसको फिर चंद सालों के बाद जब उसके बेड़े गर्क हो जाते हैं तो उसको पूछने वाला, उसको चेक करने वाला जब इस तरह के मौके पे वो काम नहीं करती चीज ऐसे इमरजेंसी में, तो उस पे एक्शन लेने वाला कौन होता है? या किसको गिरफ्तार किया जाए, किससे पूछा जाए कि भाई जी वो कैमरा क्यों नहीं पहचानता? मुझे तुम्हारी पूरी बात से 100% इत्तेफाक है। सिर्फ इतना सा इख्तलाफ है जो तुमने कहा ना कि चंद साल के बाद हुक्मरानों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। चंद साल के बाद नहीं, चंद माह के बाद जैसे ही तालियों की गूंज कम होती है ना उस प्रोजेक्ट पे बजने वाली, जब अखबारी इश्तेहारात की जो चकाचौंध है वो जरा मांद पड़ जाती है, तो साथ ही हुक्मरानों के जज्बे पता नहीं कहां चले जाते हैं। देखो ना, अब वो पुलिस वाले कितने सारे बेचारे शहीद हो गए हैं। अगर वो कैमरा चल रहा होता तो चलो इन्वेस्टिगेशन का कोई सिरा तो इनके हाथ में। अच्छा चलो, तुम जो कराची के, ये तो एक पुलिस वैन पे लगे हुए कैमरे हैं ना, आज तुम पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के नाम पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ शहरों में लगाए गए थे, आज तुम एक इंस्पेक्शन टीम बना के तुम जायजा ले लो, 70 to 80% कैमरे काम नहीं कर रहे होंगे। जब कोई खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया पेश आता है तो फिर यही मरसिया खानी बाकी बच जाती है हमारे लिए। अभी जो पंजाब के खादमे आला
आला साहब हैं वो जनून में मुब्तला हैं ऑरेंज ट्रेन के। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि हमारे हुक्मरानों को उबाल चढ़ता है, ये एक इस तरह का बुखार आता है कि जनाब फलां प्रोजेक्ट और खूब तालियां बजती हैं और हुक्मरान सारे काम छोड़ के उसकी तशहीर या किसी हद तक उसकी परसुएंस के पीछे बढ़ जाते हैं, चंद माह के बाद भूल जाते हैं। इसी खादमे आला साहब ने चंद साल पहले, 5 साल गुजर गए, कितना शोर मचा हुआ था पूरे पंजाब में, आशियाना आशियाना आशियाना, और उसके खिलाफ एक लफ्ज कहना भी जुर्म ठहरा दिया गया था पंजाब में। किसी को होश नहीं कि कहां गया वो आशियाना, किधर चली गई तो वो आशियाना। बड़ी कंप्लीट वहां पे तो ऐसी रौनक है, लॉ एंड ऑर्डर वहां इतना जबरदस्त है, वहां पे पूरे घर बिक गए हैं। ओ खुदा यार एकदम रंगीला ना बन जाया करो। अच्छी बड़ी बात को तो अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। सुन लो, एक्सप्रेशन पढ़े लिखे की बात भी तो सुन लो, पढ़े लिखे की बात भी तो सुन लो। इस स्कीम का आगाज लाहौर से किया गया था, ठीक है। जो इसका फेज 1 था उसको कहते हैं ये कामयाब तरीन फेज था। वो कितना कामयाब था कि 2500 से ज्यादा घर बनने थे फेज 1 में, बने कितने हैं? 300। ये कामयाब तरीन है। अच्छा, अब इसी लाहौर शहर में जो बेदियां रोड पे इसी प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू किया गया था, उसका अंजाम बड़े अफसोस के साथ लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसका अंजाम इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। 4 साल गुजर गए, 61,000 लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई थी, जो फीस उसके साथ थी उसके हमरा। अभी वहां जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट बने थे वो तो दूर की बात है, वहां पे सड़कें तक नहीं बनी। 4 साल गुजर गए। बेदियां रोड पे हाय हाय हाय, बेदियां नहीं आउंदियां नी तेरे बाजों, बेदियां नहीं आउंदियां, सारी रात लवांगड़ाइयां, बेदियां नहीं आउंदियां। अगर मैं तुम्हें 2-3 और शहरों की मिसालें दूंगा ना आशियाना हाउसिंग स्कीम की, तो तुम्हारी जो ये बची खुची बेदियां है ना, ये भी उड़ जाएंगी। यार एक दो बेदियां दरने। सरगोदा का आलम यह है कि इलेक्शन से पहले बुलंद बांग दावे किए गए थे कि यहां पे 900 घर तामीर किए जाए। अच्छा, 900 घर बनने थे। आज तक 5 साल गुजर गए, कितने घर बने होंगे तुम्हारे ख्याल में वहां पे? 650 तो बन गया होगा ना। टोटल 8 घर बने। यार मसला पता है क्या, जुनैद, ठीक है ये खादमे आला ने शुरू किया था और उधर वो चक्कर भी लगाते रहे, मगर अब एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने, ऑरेंज ट्रेन वाला। अब पीछे आशियाना हाउसिंग स्कीम पे जिनकी ड्यूटी थी उनको चाहिए था ना कि ये पूरा करे, अब हर जगह पे खादमे आला ही पहुंचे तो काम पहुंचना चाहिए। बिल्कुल वजीर आला यार, तुम्हारे वाली यार उसने हमें अपनी छेड़ डलवाई थी खादमे आला, आपने उनको सच्ची खादम समझ लिया। वजीर आला यार, अब खोती रेडी फंस जाए किसी गटर के अंदर तो वजीर आला पहुंचे करोड़ों रुपया लगा हुआ है। ये सरगोदा की स्कीम पे 40 करोड़ रुपया लगाया गया था। वो जो 8 घर बने हैं वहां से जो नशई है वो सब कुछ उखाड़ के ले गए। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि सरकारी खजाने से पैसा लगा हुआ है यार। अच्छा चलो सरगोदा भी छोड़ो, सरगोदा की स्कीम तो बंद ही कर दी गई है। कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं कि करोड़ों रुपया किसके खाते में कौन अदा करेगा। सरकारी खजाने से लगा हुआ था, अवाम के खून पसीने की कमाई थी। तो कह रहे लगा ही नहीं वहां पे। 40 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट हुआ था यार। 8 घर बने और उन 8 घरों का हाल भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये वीडियो बता रही है कि लोग नशई वहां से सरिया तक निकाल के ले गए। हाय हाय हाय, नशई देखो क्या हुस्ने इत्तफाक सरिया निकाल के ले गए। फैसलाबाद का हाल सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। वहां पे इस मंसूबे के मुताबिक 106 घर बनने थे और इतने ही प्लॉट दिए जाने थे। अच्छा कमोबेश 2 साल के बाद 100 घर तो तामीर कर लिए गए। 2 साल गुजर गए, उन 100 घरों में से एक घर का भी कब्जा नहीं दिया गया। 30 करोड़ रुपए लागत आई थी इस प्रोजेक्ट पर। क्यों नहीं कब्जा दिया जा रहा? कोई मसला तो होगा ना आखिरकार, हमें तो नहीं ना अड़ेच पड़ती। हो सकता है जगह पक्की हो, जिन भूतों का साया हो वहां। बिल्कुल ठीक कह रहा है गौरी, इसको तो पता है ना कि इसके स्टूडेंट कहाँ रहते हैं। मैं बता देता हूं वहां पे आलम क्या है। वहां पे आपको कसरत के साथ मेंढक मिलेंगे, कुत्ते आवारा मिलेंगे, वहां पे आपको गधे मिलेंगे,
कोई 2-4 बीमार घोड़े भी मिल जाएंगे, उनकी अमाज का बनी हुई है ये रिहायशी स्कीमें आशियाना के नाम पर जो बनाई गई थी। साहिवाल का आलम सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। हर बार यही कहता है कि सबसे और मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि किस शहर का मामला ज्यादा अफसोसनाक है। यार फिर तुम फैसला कर लो, आओ जी उतनी देर चाय पिए। सुनो तो सही, साहिवाल में 117 घर बनने थे और 87 प्लॉट दिए जाने। फौजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ पता है तो ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं शुरू कर दे? ऐसे कह रहे शुरू कर लो, मुझे साथ मुंशी रहा। वहां पे साहिवाल में तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लोग किस्तें भी अदा कर रहे हैं, एक घर या एक प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। और वहां पर भी आलम वही है जो सरगोदा में है, जो फैसलाबाद में है, जो बेदियां पे। वही गौरी साहब जिन पूतों का साहब। अच्छा, इसी तरह बहावलपुर, चिन्योट और कसूर में भी इलेक्शन से 2-2 महीने पहले आशियाना का ऐलान किया गया था। वहां पे भी इसी तरह उसका बिस्तर गोल कर दिया गया है। जेलम में तो 10 घर बना के ये स्कीम खत्म कर दी गई। गुड, ये अच्छा हो गया कि छेती जान छोड़ी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हमारे पास आज की जो खबरें हैं उनकी जानिब आए। जी बिल्कुल, खबरें और पूछ क्या है पहली खबर, जरा सुनाए। खबर ये है, शहरों में 6, देहात में 8 घंटे लोड शेडिंग। और वजारत पानी और बिजली ने ऐलान किया है कि जहां बिजली ज्यादा चोरी होगी वहां लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। इथे रख, इसे कहते हैं भेड़ और भेड़िए की लड़ाई। दोनों इकट्ठे पानी पी रहे थे ना एक जगह पे, तो भेड़िया जो है उसको जब नजर आई भेड़, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छी कढ़ाई बन सकती है इसकी इस वक्त। भेड़िया किसी वक्त कढ़ाई भी बनवा लेता है। लो जनाब, उसने भेड़ को कहा कि मैं आपको खाना चाहता हूँ, आपकी कढ़ाई बनाना चाहता हूँ। भेड़ ने आगे से कहा खैरे कदली मैं अपनी कढ़ाई बनवा लवा, एडा तो कुछ ना लेता भेड़िया। भेड़िए ने आगे से कहा मेरी बात सुनो, टिचकरे ना करो, तुमने साल पहले मुझे गाली निकाली थी, उसका मैं आज बदला ले रहा हूँ। भेड़ बेचारी आगे से कहती है अड़िया मेरी तो उम्र ही 6 महीने है, मैंने साल पहले कौन सी गाली निकाली थी। भेड़िए ने हल्की सी इधर खारिज की तो कहता अच्छा फिर तेरी माँ होनी है, खाना तो मैं तेन जरूर। इस बात को एक तरफ रखो, मुझे ये बताओ कि भेड़िए ने सर पे खारिश कैसे की हो? यार जो भेड़ खा जाता है वो खारिश नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसको 2 हाथ दिए हुए हैं, 2 पांव दिए हुए हैं, वो को IPL खेलने के लिए तो नहीं ना दिए हुए। भेड़िए को हाथ जो है वो अल्लाह ने शिकार के लिए दिए हुए। मेरा ख्याल है जीदी साहब 4 पांव होते हैं। नहीं यार 2 हाथ होते हैं अगले। यार अगर 2 हाथ हो तो भेड़िया सर्दियों में ऐसे ना कर ले। यार बात हो रही है बिजली की, तुम लोगों ने भेड़िए का इंटरव्यू शुरू कर दिया है। वो कह रही है कि शहरों के अंदर 6 घंटे और देहातों में 8 घंटे लोड शेडिंग होगी, और जिस इलाके में बिजली चोरी होगी वहां पे लोड शेडिंग भी और होगी। अब देखना जिस इलाके में इन्होंने बिजली नहीं ना देनी, वहां पे ये कह देंगे भाई जी इधर चोरी बहुत होती है, हमने नहीं बिजली देनी। बस हर साल इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाना होता है। कभी कह देते हैं जी इस साल बारिशें नहीं हुई इसलिए डैम खुश्क हो गए हैं। बंदा पूछे डैम खुश्क हो गए हैं तो ऊपर थोड़ा सा घ्यो चो पड़ ले। अगले साल तेल भी लगाए शायद डैम और ज्यादा तरक्की करके, उससे अगले साल ये बहाना ना लगा देंगे इसलिए नहीं बिजली बन सकी कि टरबाइन में तेल फंस गए। अजीजी जी ये आपका और गवर्नमेंट का मसला है। गौरी को बिजली चाहिए, आई नीड बिजली। यार तुमने बिजली क्या करनी है? चौड़ा तो बात खानी। यार उसको तो ये ज्यादा जरूरत है, उसके घर में रोशनी ना हो तो बच्चे अब्बे को तरसते रहे। अब चिकन रोस्ट है यार नजर नहीं आएगा नेरे में गौरी बेचारा, उसे मुंह से बार बार कहना पड़ेगा घबराना ना, अब्बा बैठा है। सो जाओ मेरे बेटे, अब्बा कहा रही है अब्बा। अच्छा जी, दूसरी खबर सुन लें। कमीशन के मामले में हीले बहानों से ताखीर की जा रही है। हुकूमत इस मसले में संजीदा नहीं, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। सही कह रहे हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, यही लेबाने बना रहे हैं, कमीशन नहीं बना रहे जल्दी से जल्दी। चलो चौधरी साहब इनको चाहिए उसी तरह का बना दे जिस तरह का आपने अपने बेटे के केस की दफा बना दिया था। बनाए तो सही ना है। उसको क्या था? बेहतरीन था, बेहतरीन क्या था, क्या उसमें बेहतरीन CNG नहीं थी, क्या था? यार बेहतरीन था, मैं कोई इतराज नहीं कर रहा, तुम हमें खामखा सेंटिमेंटल हो रहे। चौधरी साहब आप फिक्र ना करें हजूर,
आप तो अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से साइड पे हो गए हैं ना। यार साइड पे कैसे हो गए, वो सियासत में है। यार जेड़ी चीज नहीं अवाम को याद, तुमने जरूर याद करानी। ऐसे ही बोलते जा रहे हो। आज भी चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। सही बात है। वैसे मैं इधर अभी कुर्सी पे बैठा था ना, तो कुर्सी में से भी आवाज आई नहीं, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। ये आवाज सिर्फ कुर्सी पर बैठते हुए और बैठे हुए ही आती है, बाद में नहीं आती। यार किस तरफ को टुर पड़े हो। चौधरी साहब को तसल्ली देने दो, फिक्र ना करें चौधरी साहब, ये कमीशन जरूर बनेगा। चूंकि इमरान खान साहब बकायदा डांगा सोटे लेके पीछे पड़े हुए हैं। अब दुआ करें कि कमीशन इसका कोई रिजल्ट भी दे दे। बस खूह में लकड़ गिरे तो गिल्ली हो गई, वापस आए। ये ना हो कि खूह ही खुश्क निकल। अगली खबर की तरफ आते हैं। सेनेट के इजलास में पानामा दस्तावेजात देखने में अरकान सेनेट की तरफ से मुकम्मल अदम दिलचस्पी। पनामा लीग की सारी दस्तावेजात तो इंग्लिश में है और मुश्किल तरीन इंग्लिश में है। सादी इंग्लिश हो तो बंदा स्पेलिंगों की वजह से नहीं इंटरेस्ट लेता। और क्या डच जुबान में लिखी हो? और यार इसको भी छोड़ो, और 36 स्यापे हुकूमतों को पड़े हुए। देखो तो सही जरा, अजान अली का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलना छोटा मसला कोई? कितनी मुश्किल से निकला नाम। सीधी उंगल से घी और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम बहुत मुश्किल है। और ऊपर से अयान अली जो है वो तो वैसे भी एग्जैक्ट कंट्रोल एग्जैक्ट नहीं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में थी। यार एग्जिट कंट्रोल लिस्ट तो गवर्नमेंट के पास है ना, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट सियासतदानों के पास है। तो उसका तो निकलना बड़ा जरूरी होता है, जो एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में हो। बड़ी मुश्किल से वो निकली। या फिर ऊपर से तुम देखो ना, ये जो एकदम पाकिस्तान कप शुरू हुआ क्रिकेट, वो पनामा लीग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार एकदम बारिश आ जाए तो क्या हालत होती है। इसी तरह ये कप आया, जैसे एकदम धुप निकली हो तो बारिश नहीं शुरू होती। एकदम पाकिस्तान कप आ गया मेरे, चुका मंजियां दौड़ो 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 दौड़ो। उधर अब पनामा लीग को क्या करें हम? वो तो इतनी जल्दी शुरू हुआ है कि प्लेयर्स ने बगैर इस्त्री के किट पहनी है। यार प्लेयरों को तो छोड़ो, ये तुमने आज क्या पहना? सारी कमीज के ऊपर गट्टा लगा के आ गए। सुबह छोटे बेटे ने थोड़ी सी फाड़ के खा भी ली। अबे भाई ना लेना ना देना, ते लेना वाला कुर्ता पा। जी अगली खबर है कि इम्तिहान में नाकामी पर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में MBBS के स्टूडेंट की पानी की टैंकी पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश, साथियों ने जान बचा ली। अल्लाह खैर करे, बच गया ना। हाँ जी, शुक्र है। अब इस बच्चे को वापस उसी पानी वाली टैंकी पे लेके जाना चाहिए और टैंकी का ढक्कन उठा के उसमें इसको टुबकियां देनी चाहिए। ये फिजिक्स की टुबकी है, ये केमिस्ट्री की टुबकी है। भाईजान 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 MBBS का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री। स्टूडेंट निकाल लो, मैं इंजीनियरिंग में बीच में डाल रहा हूँ। मगर इस बच्चे को टुबकियां जरूर देनी चाहिए। यार देखो सारा साल पढ़ते नहीं है ये लड़के और अखीर ते पानी वाली टैंकी पे चढ़ जाते। ये तो मायूसी है। या तो सारा साल मेहनत करो, तो या फिर मायूस ना हो, दोबारा जोर लगाओ। तुम यकीन करो, जब मैं पहली दफा BA में फेल हुआ था ना, सीधा मैं गया हूं नहर में, छाल मार दी मैंने नहर। 1.5 घंटा मैं नहाया उधर, अपना गुस्सा ठंडा किया, जबरदस्त। अपने आप को जो चक्कर शक्कर आ रहे थे वो ठीक किए। कार आके फिर तैयारी शुरू। फिर दूसरी दफा जब फेल हुआ, चढ़ गया मैं पानी वाली टैंकी पे, बैठा रहा ऊपर ही जितनी देर तक अब्बा जी घर से नहीं गए। पता था नीचे आया तो बड़ शिकना, इसलिए ऊपर बैठा हूं 1.5-2 कहीं। जी जब तीसरी दफा फेल हुआ ना, तो फिर तो मेरा बहुत बुरा हाल था। सीधा ही फिर मैं जाके अब्बा जी के आगे हाथ जोड़ देते। मैंने कहा अब्बा जी एक काम मुझे नहीं जो आता तो छाड़ दियो। फिर वालिद साहब ने मेरे जई बात को देखते हुए कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, उन्होंने इंग्लिश में कहा क्या, ये ट्राई अगेन, वरना माई सोटी इज मेड अप ऑफ केन।
भाई फिर मेहनत की है मैंने कहा किन्नी कुवारी अगेन क्लियर हो गया। सब बात ये है कि ये खुदकुशी होती है जो ये बुजदली होती है जी। दलेरी के साथ रहना चाहिए। जब भी कोई किसी काम से डर गया सो मर गया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बीमार आदमी की तमारदारी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भैन भरा मल्लेदार बीमार हो तो उसकी खबर लेने जाना चाहिए। मगर कुछ तीमारदार ऐसे होते हैं जो बीमार बंदे के लिए उल्टा मुसीबत बन जाते हैं। किस किस तरह मरीजों को सताया जाता है पेश कर रहे हैं हकीम मोहम्मद शरीफ कवाल और उसके डिस्पेंसर। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे हैं जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे हैं जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे हैं जनाब। खाली जो बीमार होना हो तो ठीक है, इन्हें भुगताना तो निरी फटीक है। हुआ क्या था फिर से बताना पड़ता, जेड़ा है शुरू से सुनाना पड़ता। बेहतर है यू सबको सुना लो के सटरी काट करा लो तीमारदार ऐसे है जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे है जनाब। एक है मरीज साथ भी तीमारदार, वार्ड अगे लाके बैठे पूरा है बाजार। चादरां जमीन उते ने बछाइयां, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी माइयां। यूं लगे है आना जाना जैसे हो मुसाफिर खाना तीमारदार ऐसे है जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे है जनाब। आईसीयू में बाकी है मरीज चाहे तंग, गप्पे ये लगाए एक दूसरे के संग। कुछ तो मरीज को करा के साइड पे बेड पे ही लेट जाए साथ उसके। यूं अपनी रात गुजारे रज रज के खर्राटे मारे तीमारदार ऐसे है जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे है जनाब। कुछ के तो जाती हैं कदीमी नुस्खे या वो लेके आते हैं हकीमी नुस्खे। आते साथ कहे छड्डो जी दवाइयां, मेडिकल की गिना दे 100 बुराइयां। फिर दे ये निकाल के फक्की गारंटी साथ में पक्की तीमारदार ऐसे है जनाब। इनकी है हजारों किस्में, इनकी है हजारों किस्में तीमारदार ऐसे है जनाब। कुछ है तीमारदार काम जिनका आते ही मरीज का ये काट दे तरा। सुन के बीमारी बोले पहला